नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीएस बाई विवेक सर में। भैया सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। तेजी में एक बार सारे बच्चे बताएंगे। आवाज़ मेरी प्रॉपर आप तक पहुंच रही है? गड़बड़ हो गया, पता ना कहाँ सेटिंग में गड़बड़ आ जाता है हैं? रविशंकर, शिवभक्त, प्रभात, अंशु, कीटू, वरुण, दीपक पांडे, रुबीना शर्मा, शिवभक्त, प्रियम यादव, सुरभि श्रीवास्तव, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। आवाज प्रॉपर सब तक पहुंच रही है ना? आवाज सब तक प्रॉपर पहुंच रही है? सरोजराज विजय विश्वकर्मा जी। चलिए, ये मैराथन पॉलिटी का अब से आपकी 2 दिन मैराथन चलेगी, एक सैटरडे को और एक संडे को, यानी शनिवार और रविवार 2 दिन आपकी मैराथन चलेगी अब। ठीक है, चलिए तो वो शुरू करते हैं। अभी देख रहे हैं कि जहां एकदम कैमरवा में खड़ा है वहीं खड़े थे, तो दिमागे नहीं काम किया, लास्ट में एंड स्ट्रीम कर दिए। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे भैया। चलिए, ये आपका एलटी ग्रेड के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जिनका एसएसटी प्लस जीएस जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, वो आपका क्या कर सकते हैं, आप जो है आपका सब्जेक्ट एसएसटी वाले ये अध्यापक बैच में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, इनरोल कर सकते हैं। और ये आपको मात्र 299 रुपए में मिल रहा है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास, लास्ट में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ई बुक, डाउट ग्रुप होगा जहां पे हम आपका डाउट क्लियर करेंगे, पीडीएफ नोट्स होगा, और इसमें आप याद रखिएगा प्री और मेंस दोनों साथ में चल रहा है, प्री प्लस मेंस है। ठीक है ना? प्रत्येक टॉपिक के बाद क्लासेस में आपको मेंस की राइटिंग कैसे करनी है उसके बारे में भी यहां पे प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिस्ट्री स्पेशल बैच टीआरई 4.0 वाले बच्चों के लिए वो 199 रुपए का मात्र, आप जो है इसमें क्लास नोट्स, पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस पेपर, ई बुक, टेस्ट सीरीज, लाइव रिकॉर्डेड क्लास, पीवाईक्यू बेस्ड होगा। ये सारी फैसिलिटी आपको इसमें मिलेगी। ठीक है? हाँ, आचार्य बैच की अगर बात करें, ये आपको पॉलिटी के लिए आपका ये बैच है, टीआरई 4.0 के लिए आपका ये बैच मात्र 199 का, जिसमें कॉम्पिटेटिव पॉलिटी बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं। ठीक ना? हाँ, तो सेशन को एक बार सारे बच्चे शेयर कर देंगे और शांति में पढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आए उससे पहले आपको बता दें, एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करना है जीएस बाई विवेक सर, जीएस बाई विवेक सर प्ले स्टोर पे जाना है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। कोई समस्या होता है आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, 78701698 और 58, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक ना? चलिए क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ आएंगे भैया, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, आपस में कोई बातचीत नहीं करेगा। हाँ, सर पॉलिटी पीजीटी का बैच है गुड़िया सिंह। हाँ, आप एलटी ग्रेड का बैच परचेज कर लीजिए, वहां से पीजीटी लेवल आपका कवर हो जाएगा। ठीक है? हाँ, और साथ के साथ कॉम्पिटेटिव के तो उसमें पढ़ाएंगे भी, लेकिन अगर कॉम्पिटेटिव आपको और थोड़ा तेजी में रिवीजन करना होगा तो आप अध्यापक बैच परचेज कर लीजिए, और वहां से आपको एक आचार्य बैच में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक ना? हाँ, जल्दी से एक बार, तेजी में साइड हो चुके हैं भैया, साइड हो चुके हैं, जल्दी से एक बार बताएंगे तेजी में क्या हो जाएगा इसका आंसर। कह रहा है कि एक सूची दो को सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना, हाँ, नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने, भारत में आने की अनुमति, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। एक्ट, अगर दिक्कत होगा एक्ट हम एग्जाम के पहले आपका पूरा का पूरा थ्योरी यूट्यूब पे करवा देंगे, परेशान मत होइएगा। नियंत्रण परिषद की स्थापना पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ठीक ना? और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपका किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। मुख्य न्यायाधीश का नाम बता देंगे तेजी में सारे बच्चे, मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था भैया? मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, तो मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? एक बार जल्दी से बताएंगे मुख्य न्यायाधीश का नाम। एलिजा इम्पे। क्या था? एलिजा इम्पे। क्या था? एलिजा इम्पे था मुख्य न्यायाधीश का नाम। बहुत जबरदस्त आंसर भैया। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने
और गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य का बात, एक विधि सदस्य 1833 याद है ना सबको। इसी के तहत विलियम बेंटिक को क्या बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, क्योंकि इसके तहत कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। आज का क्वेश्चन थोड़ा जो है लेवल का रहेगा, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो सभी बच्चे लास्ट में अपना स्कोर भी आज बताइएगा, क्योंकि हम जल्दी आप लोगों से स्कोर नहीं पूछते, लेकिन आज के क्वेश्चन के बाद, मैराथन के बाद सभी बच्चे अपना स्कोर जरूर बताएंगे। तो पहला क्या हो गया, ए का क्या हो गया भैया, नियंत्रण परिषद की स्थापना 2 हो गया। बी का क्या हो गया, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1 हो गया। सी का 3 हो गया। तो ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 3 हो गया, डी का 4 हो गया। तो कौन सा बी में ऑप्शन दिख रहा है क्या, आज पीडीएफ भी मिलेगा। चले क्वेश्चन नंबर पहला है ये यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। यूपीएससी में आईएएस 2012 का ये क्वेश्चन आपसे जो है एग्जाम में पूछा गया था यूपीएससी में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आसानी से आप लगा देंगे। जल्दी से एक बार तेजी में बताएंगे। यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में 1919 का बात कर रहा है, 1919 का बात कर रहा है। हमको पता है हर एक बच्चा आंसर दे देगा, ये भी पता है। 1919 अगर हम बात करें, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जिसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। प्रांतों में यहां पे द्वैध शासन स्थापित होती है, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हुआ। आरक्षित और हस्तांतरित 2 विषयों में विभाजित कर दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित 2 विषयों में क्या किया गया, विभाजित कर दिया गया विषयों को। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल, भैया ये 1909 का मार्ले मिंटो है, 1909 का मार्ले मिंटो है भैया, 1909 का मार्ले मिंटो में आया था ये बात, तो ये तो आपका गलत हो गया ना। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, सही पॉइंट। 1 और 3 क्या हो गया, 1 और 3 सही जवाब। अब आप अपना लेवल खुद जो है तय कर लीजिएगा कि पॉलिटी में आप लोगों का लेवल क्या है, समझ गए ना। हाँ, ऐसे ही थोड़ी हम बोलते हैं कि भैया एक लेवल का पॉलिटी हो गया है आप लोगों का, समझ गए। बस सावधानी यही बरतना है कि अभी आपको भटकना नहीं है कहीं, अभी एग्जाम के टाइम पे भटकिए मत। जैसे शुरू से हम पे विश्वास किए हैं, बस विश्वास कीजिए, उसके आगे कुछ नहीं, ठीक ना। हर समस्या का समाधान यहां हो जाएगा। भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा की गई थी, जल्दी से बताएंगे। हाँ, एक्ट में जिसको भी दिक्कत होता है, एक्ट का मैराथन हम ले आएंगे। अब क्या कह रहे बताइए, एक्ट का हम मैराथन ले लेंगे। हाँ, जल्दी से कह रहा है भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा। अब सबसे पहले बात आपको यह जानना है कि भारत परिषद का सृजन कब किया गया, ध्यान दीजिएगा। भारत परिषद का सृजन कब हुआ। जो भारत परिषद थी ये कितने सदस्यीय थी, 15 सदस्यीय थी। कितनी सदस्यीय थी, 15 सदस्यीय। क्यों इसका गठन किया गया था, इसका गठन किया गया था कि भाई ये भारत सचिव जो एक पद है,
भारत सचिव को सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए इस पद जो है भारत परिषद नामक निकाय का सृजन किया गया था। याद रखिएगा, भारत परिषद कोई पद नहीं, एक 15 सदस्यीय निकाय थी और भारत सचिव एक पद था। अगर आयोग अपने पे आ जाए ना तो पॉइंट टू पॉइंट कंफ्यूज करे, समझ गए, लेकिन इतना तोड़े हैं कि बहुत बारीक में समझाए हैं। अगर आपसे पाए कि भारत परिषद पद था क्या, नहीं, भारत परिषद कोई एक व्यक्ति का पद नहीं था, बल्कि 15 सदस्यीय एक निकाय थी और उसमें भारत सचिव एक पद था जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, जो ब्रिटेन में बैठा था और वो भारत में वायसराय उसका प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था, जो कि यहां के शासन व्यवस्था का रिपोर्ट उसको देता था और वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल में उस रिपोर्ट को रखता था, यानी सबको परिचित करवाता था ब्रिटिशर्स को क्या भारत में चल रहा है। समझ आया? तो ये जो सृजन किया गया है ये 1858 के तहत सृजन किया गया। किसके तहत? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसका सृजन किया गया। और ये जो 1858 के तहत पद सृजित किया गया, तो भारत का पहला भारत सचिव बताएंगे जरा, पहला सचिव कौन बना था भाई, जल्दी बता देंगे। और इसी के तहत बोला गया कि अब भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बोला जाएगा, तो पहला वायसराय कौन बना, जल्दी से बता देंगे एक बार। वायसराय कौन बना और सचिव कौन बना, जल्दी से। सृजन मतलब शुरुआत, गठन ही कब किया गया। दो शब्द, एक चीज याद रखिएगा, यह आपसे विधान परिषद वाला पॉइंट पूछते हैं, सृजन और उत्सादन। सृजन का अर्थ होता है शुरुआत, शुरुआत या गठन, शुरुआत या गठन, फॉर्मेशन, स्टार्टिंग का बात करता है। और उत्सादन का अर्थ होता है समाप्ति। तो विधान परिषद का सृजन कब, उत्सादन कब, समझ लीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सब तेज है, कैनिंग बता करके खुश हो रहा है। हम भारत सचिव भी पूछे हैं, सेशन को एक बार सारे बच्चे शेयर कर लेंगे। भारत सचिव स्टेनली थे, भारत सचिव स्टेनली थे, और ये जो बना है ये कैनिंग बना है। कौन बना है बाबू, ये कैनिंग बना है, ठीक ना। हाँ, समझ आए सबको? बहुत लाजवाब आंसर, बहुत लाजवाब आंसर गुरु, बहुत लाजवाब। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? हाँ सर, कुरकुरे का ऐड आ रहा है, खा लियो, खा लियो कुरकुरे। सचिव स्टेनली। सेशन एक बार सारे बच्चे शेयर कर लेंगे, शांति में पढ़ते रहेंगे, कोई समस्या कोई परेशानी होती है तुरंत बताएंगे, ठीक ना। हाँ, और जितने टीआरई 4 वाले बच्चे हैं सभी अपने आप को एक्टिव कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एक्टिव अपने आप को अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे, समझ गए ना। हाँ, अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं एक्टिव कर पाएंगे, क्योंकि अभी समय है, अभी ही वो समय है जहां पे आप अपने आप को एक्टिव करके पूरी तरीके से रखिए, ताकि क्या हो, ताकि अब लास्ट टाइम में मैदान नहीं छोड़ा जाता है। एक वीर की पहचान यही है कि अंतिम समय में मैदान नहीं छोड़ता, बल्कि अपने जितने भी वर्ष का कठिन तपस्या था उसको उस मैदान में अपना शौर्य दिखाता है, समझ गए। मैदान नहीं छोड़ना होता है। महात्मा गांधी। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, ठीक ना। हाँ, अगला पॉइंट कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगी। भारत का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगी। भारत का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगी, ठीक ना। हाँ सर जी, हमसे गुस्सा है का, परवीन साहब गुस्सा कैसे हो जाएंगे भैया,
काहे गुस्सा हो जाएंगे बताइए। 1922 में, 1922 में, 1931 का स्टेटमेंट भी याद रखिएगा, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट 1931 का, यंग इंडिया में महात्मा गांधी का स्टेटमेंट 1931, यंग इंडिया। कौन सा याद रखिए, ये लंबा चौड़ा आएगा आपका स्टेटमेंट। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता कि एक जो व्यक्ति, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लेकर के बोले थे कि एक व्यक्ति जो मेहनत मजदूरी से अपना पेट पाल रहा है, चरित्र उसका सही है, लेकिन बस ये है गुनाह कि वो निर्धन है, वो पढ़ा नहीं है, उसको मतदान का अधिकार नहीं दिए हैं। याद रखिएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये लंबा स्टेटमेंट है, हम पूरा लिखे नहीं है। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता, एक व्यक्ति जो क्या करता है, मेहनत से अपना पेट पालता है, मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा है। समझ गए? हाँ, देखिए, गुलामी से मुक्त हो, ऐसा कुछ कहा था गुड़िया सिंह। सबका लेवल हाई है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट उठाए हैं हम। समझ गए? देखिए क्वेश्चन को, कह रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। सेशन को एक बार शेयर कर देंगे सारे बच्चे। अगर कुल अधिवेशन का बात कर रहा है तो यहां पे आप डायरेक्ट जो है आप लगाइएगा 12। क्या लगाइएगा? आप डायरेक्ट 12 लगाइएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि अंतिम जो बैठक हुई है आपकी 24 जनवरी 1950 को छोड़कर कितना, इसको छोड़कर 11, इसको छोड़कर 11, लेकिन यहां पे ना तो छोड़कर बोला ना पकड़कर बोला, ठीक है ना, यहां डायरेक्ट बोल रहा है कि कितना, तो 12 लगाइएगा। अगर क्वेश्चन मेंशन कर दे कि 24 जनवरी 1950 को छोड़कर अंतिम बैठक, जिस दिन आपके 284 सदस्य उपस्थित होते हैं, 284 सदस्य, और इस दिन संविधान पे सिग्नेचर किया जाता है, इस दिन संविधान पे क्या होता है, इस दिन संविधान पे हस्ताक्षर होता है, सिग्नेचर होता है, और 24 जनवरी 1950 का ही आपको डेट याद रखना होगा, क्योंकि इस दिन अंतिम बैठक थी। और इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया संविधान सभा के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए। इसी दिन आपको क्या किया गया, राष्ट्रगान को अपनाया गया, राष्ट्रगान अपनाया गया। इसी दिन राष्ट्रगीत को अपनाया गया। इसी दिन राष्ट्रगीत को अपनाया गया, याद रखिएगा। समझ आया सबको? जी में एक बार सारे बच्चे, मामला एकदम क्लियर चल रहा है ना? कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को तो बताते चलिएगा। चलिए जरा क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के अगर डिजाइन करता आपसे पूछे, राष्ट्रीय ध्वज जो आपका तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन करता, अगर डिजाइन करता पूछे तो डिजाइन करता कौन थे भैया? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया, बहुत बढ़िया।
भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में 21 तीलियां हैं, नहीं बाबू, ये 24 तीलियां हैं और ये गतिशीलता का प्रतीक है। किसका? गतिशीलता का प्रतीक है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई 3:4 नहीं 3:2 है। 3 रंग है इसमें। कितना रंग है? 3 रंग है बाबू। कितना रंग है? 3 रंग है, ठीक ना? हाँ, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कह रहा है कौन सा एक सही है, तो केवल 1 सही है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। समझ आया? नहीं आया? हाँ, जल्दी से एक बार बताएंगे। हाँ, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। अब देखिए, एक और खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, हाँ भैया, चौड़ाई और लंबाई 2:3 कर दो। लंबाई चौड़ाई 3:2 है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ, एकदम एकदम लाजवाब। पहले चौड़ाई रख दिया है, बाद में लंबाई कर दिया है। हाँ, ठीक ना? हाँ, बहुत खिलाड़ी आदमी है। चलिए आगे देखिएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से, हाँ जल्दी से बताएंगे। 10 लाख पर एक। हाँ, बहुत बढ़िया। सेशन को एक बार शेयर कर देंगे सभी बच्चे। हाँ, जल्दी से। कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य सीधे निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में भी उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। क्या हो जाएगा आंसर? ध्यान दीजिएगा, जो 2-3 क्वेश्चन आपके दिमाग को एग्जाम में घुमाएगा। पहला क्वेश्चन आपसे, संविधान सभा के सदस्य जो थे, वो संविधान सभा के जो सदस्य थे, याद रखिएगा, इनके लिए चुनाव में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं हुआ था। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं हुआ था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं हुआ था। तो चुनाव कैसे हुआ था? चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष तरीके से। अप्रत्यक्ष तरीके से, याद रखिएगा, चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। कितनी जनसंख्या पर? 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। 10 लाख पे एक प्रतिनिधि। कुल प्रतिनिधि कितने थे? कुल 389। चुनाव कितने प्रतिनिधियों का हुआ था? जल्दी से बताएंगे। चुनाव कितने प्रतिनिधि का हुआ? चुनाव कितने सदस्यों का? चुनाव कितने सीटों पर या कितने सदस्य निर्वाचित थे संविधान सभा में? जल्दी से बताएंगे। कितने सदस्य निर्वाचित थे प्रधान या आपको संविधान सभा में, यानी कितने सीटों पे इलेक्शन हुआ था? जल्दी से एक बार तेजी में सारे बच्चे। 10 लाख पे एक, बिल्कुल सही बात है। भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। इस हिसाब से 389 सदस्य निश्चित किए गए थे। रविशंकर बिल्कुल गलत पॉइंट, बिल्कुल गलत बात। जिसका 296 है उसके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। क्या? अरे 292 तो आपके ब्रिटिश प्रांत से थे और 4 चीफ कमिश्नरी वाला भी तो, दिल्ली, बलूचिस्तान, कुर्ग, अजमेर, इस पे भी तो इलेक्शन ही हुआ था ना। तो 296 आएगा टोटल। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, तो इसलिए ये जो है आपके अप्रत्यक्ष तरीके से चुने गए थे। चीफ कमिश्नरी को ऐड करना है।
टोटल निर्वाचित पूछे हैं हम आपसे, तो उसमें चीफ कमिश्नरी को ऐड करके चलिएगा, ठीक ना। हाँ क्लियर। अब आपसे पूछे कि जो आपके ये थी देसी रियासत, इनके सदस्य, देसी रियासत के सदस्य किसके द्वारा क्या हुए थे भैया, तो देसी रियासत के जो सदस्य थे वो मनोनीत किए जाते थे, किसके द्वारा, तो मनोनीत जो है राज्य, जो राजा है जो हुआ, और एक जो है आपको एक सदस्यों की जो है आपकी क्या बनी थी, एक सदस्यों की आपकी समिति बनी थी, तो ये मनोनीत पे फाइनल डिसीजन कौन लेती थी, समझौता समिति। कौन, समझौता समिति, याद रखिएगा, ये समझौता समिति फाइनल डिसीजन लेती थी, ठीक ना, याद रखिएगा। 15 निर्दलीय और महिला भी है, देखिए 15 निर्दलीय हो गए, सुरभि श्रीवास्तव, अलग डेटा है, हाँ अलगे डेटा है इनका। 15 गो का तो निर्दलीय थे, हम बोले कि छोटी पार्टियां और निर्दलीय मिलाकर के 15 थे, हैं? और 15 महिला सदस्य थी, ऐसे बताए ना। 26 अनुसूचित जाति, 33 अनुसूचित जनजाति, एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा, जल्दी से बताएंगे। 15 जो है क्या बताए थे, जल्दी से बताएंगे एक बार। जल्दी से। कहा है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई, 24 अगस्त 1946 को। गठन कब हुआ, गठन कब हुआ, इसमें अध्यक्ष कब बना, कौन बना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन बना। और एक क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस में भी कई बार पूछ लिया गया, इसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री किसको बनाया गया, जल्दी से एक बार सारे क्वेश्चन का आंसर, हाँ जल्दी से। चलिए, अध्यक्ष बेवेल को बनाया जाता है, अध्यक्ष बेवेल को बनाया गया, वायसराय जो था वो बेवेल अध्यक्ष रहा, उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। 24 अगस्त, गठन कब, 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 को, ठीक है ना। मुस्लिम लीग स्टार्टिंग में विरोध की, वेवेल के सहयोग से क्या की, ये शामिल होगी, और ये अक्टूबर में शामिल होती है मुस्लिम लीग, और 5 सदस्य इसके शामिल होते हैं, मुस्लिम लीग के 5 सदस्य जो है वो आपके इसमें शामिल होते हैं। और इसी चलते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट आया कि चूंकि ये विरोध कर रहे थे अंतरिम सरकार के भी रहते हुए, तो इनके द्वारा कहा गया का दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री रन बाई 2 नेशंस, या एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। याद रखिएगा, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के बारे में यह स्टेटमेंट था, या एक देश की सरकार है, या एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं, जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं, ठीक ना, हाँ याद रखिएगा, हाँ जल्दी से एक बार बताएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को,
नहीं है ना। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से उद्धृत की? अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को एक बार शेयर कर दो, अगर ना अच्छा लग रहा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को एक बार शेयर कर लेंगे सारे बच्चे। और नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं है। और क्या बोल सकते हैं? हैं? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए, ऑस्ट्रेलिया का स्पेलिंग एगो गजबे लिखे हैं, का बात है, अलगे अलगे लेवल है सबका। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची। पहले 47 विषय थे, पहले 47 विषय थे इसमें, और 42वां संविधान संशोधन 1976 के पश्चात, 42वां संविधान संशोधन 1976 से इसमें कितना हो गया? वर्तमान में इसमें 52 विषय हो गया। कितना हो गया? 52 विषय हो गया, ठीक है। ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है आपका समवर्ती सूची, जिसपे केंद्र और राज्य दोनों जो है आपके क्या कर सकते हैं? केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधानेतर अधिकार का अर्थ क्या है? संविधानेतर अधिकार जल्दी से बताएंगे। हाँ, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 सब्जेक्ट इसमें उठा करके जोड़ दिया गया राज्य सूची का, ठीक ना, याद रखिएगा। जल्दी से एक बार बताएंगे। हाँ, हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, साइड होने का तो नहीं लगता है जरूरत है, काहे कि दिख रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। शिक्षा, वन, वन्य जीव, माप तोल। हाँ, अब परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण कहाँ गया? समीर कुमार, एप्लीकेशन की भी क्लास होगी भैया, काहे परेशान हो? हाँ, बिल्कुल होगी। संविधानेतर अधिकार का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है, वह व्यक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त है। हैं? वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। संविधानेतर यानी संविधान से इतर। संविधान से इतर जो संविधान सम्मत नहीं है, जो संविधान सम्मत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, याद रखिएगा। चलिए, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, लोग खराब शासन के लिए राजनीतिक दल को ही कोसते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? एनसीईआरटी उठाई, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके सामने। राजनीतिक दल लोकतंत्र के क्या है? जीवन रखते हैं। भारत में कैसी व्यवस्था है भैया? बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में अगर राजनीतिक दल के बारे में पूछे, तो भारत में जो राजनीतिक दल के बारे में अगर पूछे तो ये बहुदलीय है। एक दूगो दल ना है, ये बहुदलीय है। क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। और जब बहुदलीय व्यवस्था है, हाँ, जल्दी से एक बार बताएंगे। तो राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं भैया, ठीक ना। और खराब शासन के लिए राजनीतिक दल को ही कोसते हैं, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट पॉइंट। हाँ, जल्दी से बताएंगे। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। हाँ, भारत का राष्ट्रपति परोक्षता
अब इस पॉइंट को समझ कौन कौन पाता है ये देखते हैं। परोक्षता का अर्थ कौन कौन, सेशन को एक बार शेयर कर देंगे। देखो ऐसे जो पढ़ता है ना कंजूसी टाइप करके, एक बार सेशन को शेयर कर देगा, क्या हो जाएगा बताओ जरा हमको, हैं? लेकिन कोई बच्चा बिना बोले ऐसा नहीं है जो सेशन को शेयर कर देगा। सब भैया चाहता है कि मास्टर 10 बार बोले, हैं? बढ़िया है, बुलवाओ। दस बार 20 बार बुलवाते रहो, शेयर मत करना। एक बार तेजी में सारे बच्चे आंसर दे देंगे भैया। चलिए, हो गया क्लियर। क्लास मॉनिटर कोई ना है, ध्यान से देखो पहले। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित है। परोक्षता का अर्थ क्या होता है? परोक्षता का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष। क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। तो भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से क्या है? निर्वाचित है। और भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि भारत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जहां लोकतंत्र कहता है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। क्या कहता है? आंसर कौन कौन दिया है भैया? तेजी में दे दो। हाँ, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। यही शासन है ना। और गणतंत्र क्या कहता है? गणतंत्र कहता है कि राज्य प्रमुख निर्वाचित होगा। वंशानुगत राज्य प्रमुख क्या होगा? निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। अब एक बात बताओ कि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है और राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, तो यहां पे ये दोनों कॉम्बिनेशन कहां से मिला रहे हो भैया? आर्य का सही स्पष्टीकरण नहीं है यहां पे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का तो दूसरा बात ही नहीं हो रहा है? मेरा ये था, यही रहेगा, ठीक है? तो बढ़िया, यही मानो।
तो संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है और भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः क्या होता है, निर्वाचित होता है। ठीक है, हाँ जल्दी से एक बार तेजी में सारे बच्चे, समझ आया नहीं आया किसी को? समझ आया नहीं आया? हाँ? कभी भी याद रखिएगा कि जब व्याख्या का बात करें ना, ध्यान दीजिए, जब व्याख्या का बात करें और जब ऊपर का स्टेटमेंट दिया रहे तो दोनों को एक दूसरे से कोरिलेट कीजिए। अगर अंतर संबंधित है तो समझिए कि है, अगर नहीं है तो नहीं। ठीक ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब निम्न में से किस स्थान पे भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? हाँ, जल्दी से एक बार बताएंगे। एक बार जल्दी से बताएंगे। कह रहा है कि निम्न में से किस जगह पे भारत का प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया। अगर आपसे पूछे कि नगर निगम जो है इसका जिक्र किस में किया गया है, नगर निगम, तो शहरी स्वशासन जो आपका है, जो शहरी स्वशासन है, क्या है, जो शहरी स्वशासन है आपका ये, और इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? इसको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो 74वां संविधान संशोधन के तहत, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। अब यहां पे क्वेश्चन ये है आपका कि त्रिस्तरीय व्यवस्था ये भी है, एक होता है नगर पंचायत, एक होता है नगर पालिका होती है, और एक आपकी नगर निगम है, एक आपकी नगर निगम है। ठीक है, हाँ, तो 74वां संविधान संशोधन 1992। अगर आपसे यही पूछे कि लागू कब हुआ, 1 जून 1993 को, 1 जून 1993 को यह लागू किया गया है। अगर आपसे पूछे कितना विषय है, 18 विषय, विषय 18 है। इसका कैप्शन क्या है? कैप्शन में शहरी स्वशासन नहीं बल्कि इसका हेडिंग ही डाला गया है आपका 12वीं अनुसूची का नगर पालिका। क्या डाला गया? नगर पालिका डाला गया, 12वीं अनुसूची। सेशन एक बार सारे बच्चे शेयर कर देंगे। समझ आ रहा ना? कोई ऐसा बच्चा जो सेशन में जो बात को समझ नहीं पा रहा हो? हाँ, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? अगर आपसे कोई पूछे लीगल राइट्स, डिफरेंस बिटवीन लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स, हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि मौलिक अधिकार में और विधिक अधिकार में दोनों में अंतर बता दो, कौन कौन बच्चा बता पाएगा? जल्दी से एक बार बताएंगे, कौन कौन बच्चा इसको बता देगा? हाँ, 12वीं अनुसूची में 11वीं में पंचायती राज है, हाँ याद रखिएगा, एक बार जल्दी से बता देंगे। शनिवार को जल्दी मैराथन लिए नहीं ना अभी तक, पहली बार ले रहे हैं हमारा गोरखपुर विजयनगर निगम के अंतर्गत है। ठीक है, हाँ, हमारा अफगानिस्तान नगर निगम है, ठीक ना? हाँ, हमारा नगर निगम का नाम अफगानिस्तान है। ठीक, चलिए जल्दी से बताइएगा, कौन कौन बच्चा बताएगा? हैं? कौन कौन बताएगा भैया? बीजिक जो संविधान में है और एससी नहीं जा सकते हैं? ए जिलेबी, 15 अगस्त बेटा खत्म हो गया है, फड़फड़ाओ कम। संपत्ति के अधिकार जो है आपका, ये 44वां संविधान संशोधन
1978 के तहत क्या किया गया, इसको मौलिक अधिकार से हटाकर विधि बनाया गया। मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक बनाया गया, 300 ए में रखा गया, ठीक है ना। हाँ, 300 ए में रखा गया। अब सुनिए, विधिक और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस बता रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स में ध्यान से देखिएगा, जो विधिक है, एक विधिक है और एक आपका मौलिक है, यही दोनों है ना, याद रखिएगा। पहला, इसमें संशोधन होगा साधारण बहुमत से। इसमें संशोधन साधारण बहुमत से, इसमें संशोधन विशेष बहुमत से, इसमें संशोधन विशेष बहुमत से। इसमें संशोधन विशेष बहुमत से। इसका अगर हनन होता है तो आप कहां जाएंगे, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक ना, हाई कोर्ट जाएंगे आप। इसका अगर हनन होता है तो आप कहां जाएंगे, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अंतर है, लेकिन ये दो बेसिक्स अंतर याद रखिए आप, ठीक ना, इतना बेसिक अंतर आप याद रखिए, ठीक ना। जहां इसको लागू करने के लिए न्यायालय बाध्य है, इसको लागू करने के लिए न्यायालय बाध्यकारी नहीं है, ठीक ना, याद रखिएगा। ये सब बेसिक पॉइंट जो आपको एक मौलिक अधिकार और विधिक में अंतर याद रखना है। विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, 300 का ही। हाँ, समीर कुमार का समझे नहीं, हाँ बताओ जरा बढ़िया से। कराया अभी अपना पद लिखवा दीजिए ना भैया, हमारा कोई पदे ना है, पद के नाम पे 50 बार रसगुल्ला बंट जाता है कि आज ज्वाइनिंग हो गया, कल ज्वाइनिंग हो गया, पता चला यहीं 12-12 घंटा भोंक रहे हैं, मैराथन ले रहे हैं, तो काहे का पद। पद उसको बोला जाता है कि ज्वाइन किए, स्वैग में 2 साल बाद रिजाइन किए, फिर आकर के अगर पैशन है अपना पढ़ाना तो पढ़ा रहे हैं, इसको बोला जाता है, समझ गए। हाँ, साधारण बहुमत में विजय विश्वकर्मा, जैसे मान के चलिए साधारण बहुमत में 100 लोग हैं ना, तो 100 लोग में से आपको 50+1 यानी 51 लोग चाहिए, ठीक ना, 50%+1। वहीं इसमें चाहिए आपको 2/3, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। हाँ, समझ गए, पद लिखवाने से नहीं होता है, सच में जो पद होता है ना, तो ज्वाइन कीजिए। प्री क्वालिफाई करके पद लिखवा दे हम भी, कहा बताओ जरा, हैं लिखवाइए दिए तो कौन पूछ रहा है। कौन इतने बड़े फेम वाला आदमी हो, पॉपुलर आदमी हो कि पद का तुमसे कोई जा करके फिर ये पूछ रहा है कि सच में ये प्राप्त हुआ है कि नहीं। सब गवर्नमेंट टीचर है भैया, हम तो देवदास हैं। हाँ, जल्दी बताइएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार का, और समता 2 प्रकार का है ना। 3 में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक होता है। हाँ,
और स्वतंत्रता में विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना। और समता में कौन सा? प्रतिष्ठा और अवसर। न्याय का कॉन्सेप्ट रूस से लिया गया। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। एलटी ग्रेड का बैच जब आया था, हाँ हाँ, तबरेज आलम, बात तो सही है। हाँ एक बात बताइए, समीर कुमार एलटी ग्रेड में तो हो, अब एक बात बताओ, हाँ, कि हम तो कभी ये नहीं बोले एलटी ग्रेड के बैच में या बीपीएससी में कि दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, आई एम अ पीजीटी टीचर। और बाद में खोदा पहाड़ निकली चूहिया कि जब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो फिर उसको हम पीपीटी का सहारा लेकर के भोंकने का प्रयास क्यों करेंगे? आए? फिर तो उसको हम लिख करके इतना बढ़िया से दमदार तरीका से पढ़ाएंगे कि बच्चा भी बोलेगा कि भाई लाइफ में पहली बार ऐसा टीचर मिला है। समझ गए? हाँ, फिर हमको पीपीटी और फिर हमको ये बिना मतलब का जाकर के छपवा लिए किसी का वीडियो उठा के पीपीटी और जाकर के भोंक रहे हैं। इसमें टैलेंट थोड़ी बोलते हैं? बताइए, बच्चा डिसाइड करता है। आज तक मेरा कोई भी शॉर्ट्स देखे होंगे, किसी भी शॉर्ट्स में जिसमें भी हम शॉर्ट्स डालते हैं, चाहे मैराथन लेते हुए चाहे कुछ भी लेते हुए, एक सिंगल बच्चा कोई हमको बता दे कि गुरुजी आप अपने वीडियो पे खुद से ये पॉलिटी किंग और बिहार जी के किंग क्यों लिखते हैं? लिखे हैं कहीं? लेकिन लोग अपना ही से लिखता है, हिस्ट्री किंग, पॉलिटी किंग, सीडीपी क्वीन। हम आज तक एक शॉर्ट्स पे सिंगल दिखा दो चैनल पे, जरूरत नहीं है, बच्चा डिसाइड करेगा। हम किंग हैं कि क्वीन है, बच्चा डिसाइड करेगा, हम खुद से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अगर मेरे कंटेंट से बच्चा सफल हो रहा है, बच्चा को समझ आ रहा है, तो बच्चा डिसाइड करेगा हम किंग हैं कि क्वीन है, खुद से थोड़ी लिखते हैं? और ना आने वाले दिन में कभी मेरे शॉर्ट्स किसी वीडियो पे देखोगे। समझ गए? हाँ, चलिए तेजी में एक बार सारे बच्चे बताएंगे। संविधान के अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग बताया गया। सेशन को एक बार सारे बच्चे शेयर कर देंगे। हाँ, जल्दी से बताएंगे। गलती कर दिए ना, कर दिए ना गलती। कृपान धारण करना, सिखों को कृपान रखना, कृपान रखना। कृपान रखना 25 क्लॉज 2, 25 क्लॉज 2, 25 क्लॉज 2 में तो 25 क्लॉज 2 नहीं है, 25 है। 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, धार्मिक मामलों का प्रबंधन का बात करता है। लेकिन इसमें याद ये रखिएगा कि ये जो धार्मिक मामलों का प्रबंधन है, ये व्यक्ति विशेष को नहीं दिया गया है, व्यक्ति विशेष को नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं है, व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि किसको है? एक धार्मिक संप्रदाय को है। किसको है? धार्मिक संप्रदाय को। धार्मिक संप्रदाय को। समझ गए? हाँ, जल्दी से बताएंगे। समझ आया सबको?
समझ आया? तो ये अनुच्छेद 25, 26, 27 क्या कहता है? कर नहीं लगाया जाएगा, कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा, कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा, लगाया जाएगा, कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा जिससे प्राप्त आय। कौन है भैया? हाँ, नहीं लगाया जाएगा जिससे प्राप्त आय, जिससे प्राप्त आय क्या है? जिससे प्राप्त आय धर्म विशेष, धर्म विशेष की अभिवृद्धि में खर्च किया जाए, अभिवृद्धि में व्यय। याद रखिएगा, कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और यहां पे याद ये रखना है कि शुल्क लगाया जा सकता है, शुल्क लगाया जा सकता है। आपको पता रहेगा ना? हाँ, यह बलात्श्रम का बात करता है, नहीं, बाल श्रम निषेध का बात करता है। बाल श्रम निषेध का बात करता है। हाँ, हमको भी वो दिन याद है जब मेरे आने के बाद टेलीग्राम ग्रुप में बड़ी चौड़ में लिखा गया कि कौन कौन ऐसा बच्चा है जिनको साहब से पॉलिटिक्स समझ नहीं आता है। भैया बच्चा तो बच्चा ही, सच कैसे नहीं बोलेगा। धाए धाए लिखना शुरू किया, नहीं समझ आता, बिल्कुल नहीं समझ आता। कैसा लगा होगा है? पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया होगा है? पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया होगा जब बच्चा इसे लिखा होगा। तो चलिए देखिएगा, जल्दी से बताएंगे एक बार। आप लोग भी टेलीग्राम ग्रुप में थे, आप लोग को भी याद होगा। साइड है भैया, 2 मिनट हम बैठ जा रहे हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे एक बार। और सेशन को भैया एक बार शेयर कर लेंगे सभी बच्चे। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, फिर आंसर दीजिएगा। 1 मिनट में अभी पूरा का पूरा। तबरेज आलम, बिल्कुल सही बात है भैया। हाँ, 1 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं अभी 1 मिनट में। चलिए देखिएगा, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण जो है ये अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय अर्ध न्यायिक निकाय के विरुद्ध, ठीक ना? इसको याद रखिएगा। हाँ, अब परमादेश, परमादेश जो है ये किसके खिलाफ? तो सरकार, निगम, लोक प्राधिकारी। लोक प्राधिकारी, इसके विरुद्ध जारी किया जाएगा। अधिकार परीक्षा ये केवल और केवल किसके? लोक प्राधिकारी के। जो सार्वजनिक व्यक्ति है यानी सरकारी आदमी, प्राइवेट के खिलाफ नहीं। और बंदी प्रत्यक्षीकरण, अवैध रूप से बंदी बना लिया गया, प्राइवेट और सरकारी।
दोनों। तो ये अवैध बंदी, अवैध रूप से बंदी बनाए बंदीकर्ता, बंदीकर्ता के विरुद्ध, जो बंदी बनाया है किसी को उसके विरुद्ध, ठीक ना। हाँ, अब देखिए, अब ये उत्प्रेषण जो है इसका अर्थ क्या होता है, मंगवा लेना। परमादेश, वी ऑर्डर्ड, हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से, टू बी वाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। और बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि को प्रस्तुत करना, जिसको बंदी बनाए हो बंदी को प्रस्तुत करना, या सशरीर उपस्थित करना, सशरीर उपस्थित करना, यही है ना, समझ गए। तो जो सर्वोच्च न्यायालय संस्था को क्या करती है, दायित्व के निर्वहन हेतु, तो ये कहती है परमादेश कि बेटा जो तुम्हारा कर्तव्य है उसी का पालन करो, ठीक ना। वी ऑर्डर्ड, हम तुमको आदेश देते हैं। आपस में कोई बातचीत नहीं करेगा। आकाश काहे नहीं। हाँ सर प्रणाम, मैं आपकी पुरानी स्टूडेंट हूँ। संघमित्रा, हाँ बिल्कुल पहचान रहे हैं आपको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलिए ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे, बिल्कुल हम आपको पहचान रहे हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। अगला पॉइंट कहता है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। क्या सही हो जाएगा? एक बात बताइए, अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है कि जिसकी भी भाषा है, जिसकी भी लिपि है और जिसकी भी संस्कृति है, उसको क्या है? उसको संरक्षण है, उसको संरक्षण है। 30 क्या कहता है? 30 कहता है कि जिसकी भाषा लिपि संस्कृति है या धार्मिक अल्पसंख्यक का बात करता है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, इनको मनपसंद शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार, शिक्षण संस्थान। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग की मान्यता प्रदान करता है, बिल्कुल ए और आर दोनों सही है। अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है, तो आपका क्या हो जाए? ए बड़ा खिलाड़ी डी का कह रहा है, ए गलत है, आर सही है। भारतीय संविधान अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं किया है, अल्पसंख्यक वर्ग का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। समझ गए बात को? हाँ इसको याद रखिएगा। हाँ ये बात बोला है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, ये बात बोला गया है, ठीक ना। हाँ जल्दी से बताएंगे। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है, केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक। एक मिनट, ये होना चाहिए इसमें, ये होना चाहिए, गलत गलत भी नहीं होगा, ठीक ना। हाँ ए होना चाहिए इसमें, क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, बल्कि किसको करता है? संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। आर ए का सही व्याख्या है।
आर ए की सही व्याख्या करता है संविधान केवल, हाँ ए हो जाएगा इसमें, ए लगाइएगा, ए हाँ ए। रविशंकर बी को एक्सप्लेन कीजिए सर। परंतु आर कथन ये की सही व्याख्या नहीं है, व्याख्या है, क्योंकि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित करता है, अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। 30 में केवल और भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक बताया है। जल्दी से एक बार बताएंगे, हाँ ए हो जाएगा, ए लगाइएगा, हाँ क्योंकि दोनों में, एक में अल्पसंख्यक वर्ग को कह रहा है कि परिभाषित नहीं है, दूसरा कह रहा है कहता है, लेकिन केवल और केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की बात करता है। हाँ केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक की बात अनुच्छेद 30 में कहा गया है। उठाइएगा किताब जरा और उसको पढ़िएगा। हाँ जल्दी से स्टेशन एक बार सारे बच्चे शेयर कर देंगे भैया। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद की व्यक्ति से विवाह करने आए, क्या कर रहे, विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। आर्टिकल 29 है सर की 30 है। 29 में कहता है जिसकी भाषा लिपि संस्कृति है संरक्षण का अधिकार है। 30 कहता है जिसकी भाषा लिपि संस्कृति है एवं जो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक है उनको शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अपनी पसंद का अधिकार है। तो 30 में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक का बात करता है, ठीक ना, याद रखिएगा। हाँ हादियावाद आर्टिकल 21, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 21 के तहत यह हादियावाद का जो मामला था आपका, जो हादियावाद है, हादियावाद में निर्णय दिया गया कि भाई अगर दोनों बालिग है यानी अंडर एज नहीं है तो विवाह कर सकता है। इसको तो भूलिएगा नहीं कभी, नहीं ना। हाँ बाकी केस इसमें बता ही दिए हैं। अगर आपसे पूछे कि आश्रय का अधिकार, आश्रय किस केस में निर्णय दिया गया, आश्रय का अधिकार जल्दी से बताएंगे। आश्रय का अधिकार जो है, राइट टू शेल्टर, एक छत आपके घर के रहने के लिए होना चाहिए, ये किस में कहा गया, किस केस में ये निर्णय दिया गया। अगला अगर आपसे यहां से क्वेश्चन बनता है कि एक बात बताओ कि निशुल्क खाद्य सामग्री पाना किस केस में कहा गया, निशुल्क खाद्य सामग्री, ये भी फंडामेंटल राइट्स के तहत आता है। हाँ अगला क्वेश्चन कि इसमें अगर आपसे पूछे कि सार्वजनिक स्थल पे धूम्रपान निषेध, क्योंकि ये सब देखिए, ये सब का आर्टिकल अलग से बताना नहीं है क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत ही आता है। हाँ जल्दी से बताएंगे। अब देखिए यहां पे एक एक केस को ओपन कर लीजिए, एक एक केस को। आश्रय का अधिकार क्या है, आश्रय का अधिकार चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, चमेली सिंह, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार जो है आपकी, इसमें केस में आपको निर्णय दिया गया कि आश्रय का अधिकार। निशुल्क खाद्य सामग्री PUCN बनाम भारत संघ, PUCN बनाम भारत संघ। सार्वजनिक स्थलों पे धूम्रपान का निषेध, मुरली देवरा, मुरली देवड़ा, ठीक ना, याद रखिए ये सब। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य स्वच्छ जल स्वच्छ वायु। पासपोर्ट रखने का बात करेगा, पासपोर्ट 21 के तहत आएगा। मेनका गांधी, मेनका गांधीवाद में ये कहा गया, ठीक ना। निद्रा का अधिकार जो आपका है रामदेव बाबा वाले केस में कि भैया वो रामलीला मैदान में गहरी निद्रा में सोए हुए थे, अचानक से दिल्ली पुलिस हमला करती है, वो महिला का वस्त्र पहन करके और क्या करते हैं, वो अपना जान बचाकर भागते हैं। फिर वो न्यायालय पहुंचते हैं, कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है गहरी निद्रा में सोया हुआ है तो ये उसका फंडामेंटल राइट्स है, अगर उसका कोई भंग करता है तो समझिए कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है और वो न्यायालय उसकी मदद करेगी। समझ गए, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला,
मेनका गांधी, 1978 का मामला है। जल्दी से बताएंगे। हाँ, कह रहा है किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध रीट के संबंध में आपको बात कह रहा है। किसके संबंध में? रीट के बारे में आपसे ये बात कह रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी से एक बार बताएंगे। समझ आ रहा सबको? कोई ऐसा बच्चा सेशन में जो चीजों को समझ नहीं पा रहा हो, जिसको दिक्कत हो रहा हो, एक बार तेजी में बता देगा। नहीं तो जल्दी से इसका आंसर, 1 मिनट थोड़ा हम बैठ जाए, जल्दी से इसका आंसर दे देंगे भैया। एक बार तेजी में सारे बच्चे आंसर दे देंगे। 1 2 3, 1 3। अच्छा ठीक है, हम भी देख लेते हैं। किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध, ये 2022 के यूपीएससी का क्वेश्चन है आपका। ये 2022 के यूपीएससी का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा जरा। किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया है, परमादेश नहीं होगा। बिल्कुल करेक्ट पॉइंट। पहली बात आप ये याद रखिए कि जो परमादेश होता है, इसका इंग्लिश होता है मैंडेमस। परमादेश का इंग्लिश होता है मैंडेमस। मैंडेमस होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं, वी ऑर्डर्ड, हम आदेश देते हैं। जब अपने दायित्वों को करने से, और किसके विरुद्ध ये जारी होगा, ये भी याद रखिए, किसके विरुद्ध। तो हम पहले बताए हैं कि ये सरकार के खिलाफ, सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है। निगम है लेकिन वो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, यानी सरकार की भी हिस्सेदारी है, सार्वजनिक कार्य को कर रही है तब। और आपका जो है कोई लोक प्राधिकारी है, यानी सरकारी व्यक्ति, इसके विरुद्ध जारी होगा। तो प्राइवेट आदमी तो आएगा नहीं, प्राइवेट कंपनी तो आएगी नहीं इसके तहत। तो पहला पॉइंट कह दिया ना सही। कोई भी प्राइवेट संगठन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक उसको सार्वजनिक काम नहीं दिया गया है तब तक उसके खिलाफ रीट नहीं आएगा। बिल्कुल करेक्ट। किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश नहीं होगा। गलत कह दिया ना। जब कंपनी सरकारी होगी, हम पहले लिख दिया है कि कोई सरकार हो, कोई निगम हो, लोक प्राधिकारी हो, इसके खिलाफ आएगा। अब प्राइवेट नहीं है, निगम पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, सरकार की हिस्सेदारी इसमें है, सार्वजनिक कार्यों को कर रही है, तो वहां पे होगा। कोई भी लोक प्रवरण व्यक्ति यानी पब्लिक माइंडेड पर्सन है, अधिकार परीक्षा रीट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए पिटिशनर हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अधिकार परीक्षा को वारंटो 5वां रीट जो है ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति यानी सार्वजनिक व्यक्ति है, यानी कि सरकारी पद है कोई, और उस पे अवैध तरीके से कब्जा कर लिया, उस पद की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा था, तब तो कोई भी उसके खिलाफ जाकर के रीट दायर जो है आपको क्या करेगा, याचिका बन सकता है, याची बन सकता है, वहां पे पिटिशनर बन सकता है कि भाई ये मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, अवैध तरीके से पद पे कब्जा कर लिया है। तो न्यायपालिका वहां से पूछेगी उससे कि किस अधिकार से, टू बी व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से तुम उस पद पे हो। तो यहां पे ये सही हो गया, ये गलत हो गया। तो यहां पे कह रहा है सही कथन कौन सा है, तो बाबू सही कथन जो इसमें है वो 1 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। जल्दी से एक बार तेजी में सारे बच्चे बताएंगे। एक बार तेजी में सारे बच्चे, समझ आया? हाँ। निम्नांकित में से कौन स्वर्ण समिति के सदस्य थे? कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य थे? ए आर अंतुले, एस एस रे, हरिदेव जोशी, सी एम स्टीफन, कौन कौन थे भैया? जल्दी से एक बार तेजी में सारे बच्चे।
सर हम लोग आईएएस का क्वेश्चन सोल्व कर ले रहे हैं। अरे तो तोप थोड़ी आता है, अच्छे से कंटेंट अगर पढ़ लिए हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। अब जो बच्चा अभी एलटी ग्रेड में जो हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी एक बार पढ़ ले रहा है ना, हम लिख करके दे रहे हैं कि वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन जा करके सॉल्व करके आ जाएगा, क्योंकि एलटी ग्रेड में उस लेवल का पढ़ा रहे हैं, विदाउट पीपीटी लिख करके ऐसा पढ़ाया जा रहा है। समझ गए कि एक दमदार नोट्स, साथ में मेंस का तैयारी साथ के साथ चल रहा है, तो मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कल के डेट में अगर मेंस में भी बैठता है, चाहे एलटी ग्रेड का चाहे पीसीएस का, आसानी से कर लेगा। हाँ बहुत बढ़िया, जिसका सी है उसका बहुत बढ़िया है भैया, ठीक ना। हाँ, ए आर अंतुले, एस एस रे और सी एम स्टीफन, ये तीन थे, याद रखिएगा, हरिदेव जोशी नहीं। ए बी डी और डी लगाइए, बिल्कुल सही बात है, एकदम लाजवाब आंसर। ये हमको लगता है कि दूसरी या तीसरी बार ये क्वेश्चन सेशन में हम लाए हैं। अब अगर स्वर्ण सिंह समिति बात करेगा तो मौलिक कर्तव्य को जो शामिल किया गया वो किस समिति की अनुशंसा पर? मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे ही। किसकी? स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, हाँ कोई बात नहीं है, हाँ। स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, हाँ। और ये जो है आपका भाग 4A और अनुच्छेद 51A, ठीक ना। प्रारंभ में 10 जोड़ा गया, 10 जोड़ा गया था, वर्तमान में 11 है, वर्तमान में 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। 11वां मौलिक कर्तव्य है, कहता है कि भैया 83वां संविधान संशोधन 2002, 83वां संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, उनको अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना अभिभावक एवं माता पिता का क्या है, कर्तव्य है। अभिभावक माता पिता का कर्तव्य है, ठीक है। चलिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जल्दी से एक बार बताएंगे तेजी में सारे बच्चे। हाँ, एक बार तेजी में सारे बच्चे बताएंगे, जल्दी से। हाँ, एक बार तेजी में सारे बच्चे बता देंगे और सेशन को एक बार शेयर कर देंगे। 86वां संविधान संशोधन, हाँ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करना अभिभावक एवं माता पिता का कर्तव्य है भैया। हो गया क्लियर, बढ़े आगे। अब देखिए जरा, न्यायपालिका कार्यपालिका, यानी न्यायपालिका जो है और कार्यपालिका, इसका अपवाद आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हो जाते हैं, जो ये अनुच्छेद 50 में कहता है। सबसे बढ़िया बात याद ये रखिएगा कि ये जो डीपीएसपी का बात कह रहा है, ये प्रावधान पूरा का पूरा डीपीएसपी का है। डीपीएसपी जो कि आपके 36 से लेकर के 51 तक में है, किससे? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में है, और ये भाग 4 में है, भाग 4 में है, इसको याद रखिएगा। ये अवाद्य योग्य है, ये अवाद्य योग्य है, अवाद्य योग्य है। अब आपको बताना यह है कि डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा, जल्दी से
डीपीएसपी को संविधान की आत्मा, डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा था? जल्दी से बताएंगे। अगला पॉइंट, संविधान की अनोखी विशेषता डीपीएसपी को किसने कहा? अनोखी विशेषता, संविधान की अनोखी विशेषता है डीपीएसपी, ये किसने कहा था? जल्दी से बताएंगे। अगला पॉइंट, सच्चा कूड़ादान किसने कहा डीपीएसपी को? क्या कहा? सच्चा कूड़ादान। डीपीएसपी को सच्चा कूड़ादान किसने कहा? जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। हाँ, जल्दी से एक बार, सच्चा कूड़ादान किसने कहा था डीपीएसपी को? जल्दी से। हाँ, बहुत बढ़िया। संविधान की आत्मा जी ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया, जी ऑस्टिन के द्वारा। अनोखी विशेषता किसने कहा? जल्दी से बताएंगे। भीमराव अंबेडकर। वाह बाबू वाह, भीमराव अंबेडकर। और सच्चा कूड़ादान किसने कहा? मयंक सिंह। एकदम याद करके रखा है, क्या बात है। अमीषा पटेल। हाँ, किट्टू वरुण। हाँ, बहुत बढ़िया। सच्चा कूड़ादान टी कृष्णामाचारी। कल ही लिखवाए हैं इसको, कल ही क्लास लिए थे ना एप्लीकेशन पे, कल ही ना लिखवाए हैं डीपीएसपी में सारा पॉइंट। इसी चलते सोचे कि आज के आज रिवीजन मार दें। अब एक जो है केटी शाह वाला पूछा जाता है। केटी शाह क्या पूछा जाता है कि जो नीति निदेशक तत्व है वो बैंक के सुविधानुसार है, वो जब अदा करेगी, वो जब दे करेगी, वो ये बैंक पे ये डिपेंड करता है, ठीक ना। हाँ, तो ये यहां पे याद ये रखिए कि उस पूरे में आपका जो ये वाला पॉइंट कह रहा है सहकारी समिति की स्थापना, ये 43 ख में है, 43 बी में है, तो आपका सही सुमेलित सी नहीं है। बाकी ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 है, ठीक ना। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक आर्थिक हितों की अभिवृद्धि 46 है। कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण 50 है, ये 43 बी है, ठीक ना। हाँ, ये 43 बी है। क्लियर सबका? मजा आ रहा सबको? कोई ऐसा बच्चा जो नहीं समझ पाए, एक बार तेजी में बताओ जरा। हाँ, समझ आ रहा ना? मतलब कि रिवीजन बढ़िया चल रहा है। हमको तो लगता है कि पढ़ करके बचपन जाके अपना एकदम भैया छोड़ो हटाओ, एग्जाम आएगा तब पढ़ा जाएगा, लेकिन आंसर देख करके ये अच्छा लगता है कि कम से कम पढ़ रहे हैं आप। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहां से थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। सर कब तक होगा क्लास? आप लोग बताइए, कब तक चला जाए क्लास, कब तक चलाया जाए? हैं, एक बार तेजी में। सेशन पसंद आ रहा ना सबको? एक बार कमेंट में बताइएगा तो। सेशन अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? हाँ, सेशन पसंद आ रहा ना सबको? कोई ऐसा बच्चा तो सेशन में नहीं ना जिसको सेशन पसंद ना आ रहा? और अगर पसंद आ रहा तो फिर एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक ना। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है आपके, वो कौन थे? तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका जो जन्मस्थली था, वो जन्मस्थली आपका कौन सा था? जीरादेई था जन्मस्थली। और इस जीरादेई को क्या बोले? इस जीरादेई को महात्मा गांधी तीर्थ स्थान बोले थे, ठीक है ना। हाँ, महात्मा गांधी ने तीर्थ स्थान कहा। कल सुबह में जनरल पेपर का एक मैराथन चलेगा आपका, और शाम में बिहार जीके का स्पेशल मैराथन चलेगा आपका, ठीक है ना। तो दोनों मैराथन के लिए तैयार रहिएगा।
एक दिन केवल अनुच्छेद का क्लास ले लीजिए, बिल्कुल तबरेज आलम, केवल अनुच्छेद का क्लास ले लेंगे। हाँ ठीक ना। हाँ तो और एक क्वेश्चन यहां से ये भी बनेगा कि ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये किसके द्वारा इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था? तो प्रथम राष्ट्रपति जो इनको चुना गया, प्रथम राष्ट्रपति, वो 24 जनवरी 1950 को, यानी संविधान सभा की अंतिम बैठक जो थी, जिस दिन संविधान पे हस्ताक्षर हुआ था, हाँ, उस पे संविधान सभा के द्वारा। हाँ, बिहार जीके पढ़े हुए बहुत दिन हो गया ना आप लोग को, बिहार जीके में तो आधा से ज्यादा चीज भूल गए होंगे। हैं? देखो देखिए, आके कह रहा है कि आपकी हंसी बहुत क्यूट है। क्यूट शब्द को काहे खराब कर रहा है? डायरेक्ट आकर के बोलो कि आपकी हंसी जो है विलेन जैसी है। जो सच्चाई है वो बोलो। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। परवीन शाह का कमेंट है, देखे नहीं आपका कमेंट। हाँ, एक बार जल्दी से बता देंगे क्या हो जाएगा भैया जी आंसर, जल्दी से। हाँ, सच बात बोलो आके। ऐसे झूठ बोलता है कि क्यूट है, हंसी क्यूट है, अरे हमको ना पता है अपने बारे में, ऐसे बतिया रहा है। ऐसे बतिया रहा है। अब देखो यहां से, हाँ, एईडीओ का बैच, हाँ, एईडीओ के बैच पे ही हम थोड़ा सा अभी विचार विमर्श कर रहे हैं। मंडे तक आपको इसके बारे में हम बता देंगे। हाँ समझ गए। हाँ, तो ये 6 माह, कितना, 6 माह। अगर आपसे पूछे उपराष्ट्रपति, अगर आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पद त्याग अथवा हटाए जाने, कितना बच्चा एईडीओ का तैयारी करना चाह रहा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में तो पहले एक बता दो। हाँ, जल्दी से एक बार बता दो। हाँ, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये बता देंगे कितने बच्चे बिहार में जो एईडीओ की जो वैकेंसी आई है अभी, ठीक ना। हाँ, सहायक जिला शिक्षा पदाधिकारी का, सहायक शिक्षा पदाधिकारी का जो आया है अभी आपका, उसका कितना बच्चा जो है वो तैयारी कर रहा है? उसके बाद हम डिसीजन थोड़ा इस पे ले लें। बच्चा तो है, हाँ, एईडीओ का, ठीक है, यूपी से है, भर सकते हैं, यूपी वाले भी भर सकते हैं। है बच्चा, ग्रुप में भी एक्टिव बच्चा है। चलिए, हाँ, यूपी वाले भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। हाँ, हाँ, चलिए, मंडे को फाइनल डिसीजन इस पे थोड़ा हम इस पे, हाँ, हम इस पे थोड़ा विचार विमर्श कर लें। बिल्कुल भैया, हाँ, देख लिए हम। हाँ, मृत्यु, पद त्याग अथवा जो है पद रिक्त, 935 गो पोस्ट है भैया, 935 गो पोस्ट है, ठीक ना। हाँ, तो इसका कितना समय में इलेक्शन होगा, कितने समय बाद, कितने समय में चुनाव होगा, जल्दी बताइएगा। जैसे राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो जाता है, हाँ,
बीपीएससी से ज्यादा एईडीओ पे भरोसा है सर, प्लीज पढ़ा दीजिए। बिल्कुल, हम शुरुआत कर रहे हैं अब तब, ठीक ना? हाँ, ठीक ना? हाँ, चलिए पहले उसका सिलेबस वगैरह का डिस्कशन कर लिया जाए, क्योंकि उसमें देखिए, उसमें एक बात याद रखिए, हम आपको हिंदी भी पढ़ाएंगे, हम आपको अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे। समझ गए? हम आपको हिंदी भी पढ़ाएंगे, हम आपको अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे, ठीक ना? वो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, तो वो हम ही पढ़ाएंगे आपको। चलिए जल्दी से बताएंगे। गलत पॉइंट, गलत पॉइंट, गलत पॉइंट, बिल्कुल गलत पॉइंट। हे माह वाला सब गलत पॉइंट। उपराष्ट्रपति के लिए शीघ्र अतिशीघ्र का बात कहा गया है। शीघ्र, शीघ्र अतिशीघ्र, शीघ्र अतिशीघ्र, ठीक ना? उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उनके पद खाली होने पे कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, शीघ्र अतिशीघ्र का बात करता है। हाँ, जल्दी से, शीघ्र अतिशीघ्र, हाँ। मैथ और रीजनिंग भी है। सब कुछ है भैया, टेंशन मत लीजिएगा, हर समस्या का समाधान करेंगे। हैं? बताए थे ना कि जब युद्ध स्थल में उतर गए हैं, तो आप एक बात बताइए, फिर आप बोलिएगा कि हमको एसएलआर चलाने नहीं आता है, तो 9mm पिस्टल चलाने नहीं आता है, तो भाला चलाने नहीं आता है, तो तलवार चलाने नहीं आता है, तो युद्ध स्थल में मारा जाइएगा आप। समझ गए? जब युद्ध स्थल में उतर गए हैं, तो चाहे तोप हो, चाहे एसएलआर हो, चाहे 9mm पिस्टल हो, ठीक है, चाहे तलवार हो, हर एक चीज आपको आना चाहिए चलाने। समझ गए? हाँ, जल्दी से बताइएगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। कहता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, यानी आप न्यायालय में चुनौती नहीं कर सकते। हाँ, चलिए, हाँ, हट गए तो किनारे, अब कितना हटी? अब ये 20-21 को छोड़ करके सारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन, ये आपका जो है उसको स्थगन का बात बोलेंगे, यानी आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं इसके जो है प्रवर्तन कराने को लेकर के। तो ये आपका 359, और ये कहता है अनुच्छेद 19 का निलंबन। अनुच्छेद 19 का निलंबन का बात ये करता है, ठीक है ना? हाँ, अब देखिए, अब आपको जो है जब 352 लगेगा, 352, तो 352 राष्ट्रीय आपात कहता है। क्या कहता है? राष्ट्रीय आपात कहता है, ध्यान दीजिएगा। ये नेशनल इमरजेंसी का बात करता है 352 आपका। ये कितने आधार पे लगेगा? ये कहता है युद्ध का होगा तब, कोई एक्सटर्नल अटैक हो गया अचानक से, कोई एक्सटर्नल अटैक हो गया, या देश के अंदर ही आपकी क्या चलने लगी? सशस्त्र विद्रोह चलने लगा। क्या चलने लगा? सशस्त्र विद्रोह चलने लगा, ठीक है ना? तो आपको आंतरिक अशांति था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अब यहीं पे याद रखिएगा, एकमात्र जगह मंत्रिमंडल शब्द प्रयोग हुआ है, एकमात्र जहां पे मंत्रिमंडल शब्द, कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही आपका होगा, एकमात्र जगह मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग हुआ है, शब्द का प्रयोग हुआ, कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर भी क्या होगा? राष्ट्रपति उद्घोषणा करेंगे इस राष्ट्रीय आपात का। कितनी बार अब तक लगा है, जल्दी बताएंगे कितनी बार? कितनी बार अब तक लगा है? 3 बार लगा है।
3 बार लगा है। कौन कौन भैया? कितनी बार? 3 बार लगा है। कौन कौन? तो याद रखना है 1962 जब चाइना से हुआ आपका, 1971 जब पाकिस्तान से, और 1975 के आंतरिक अशांति के आधार पे लगाया गया था। आंतरिक अशांति। अब क्वेश्चन यहां से आयोग थोड़ा सा घुमाती है, कहेगी आंतरिक अशांति के आधार पे कितनी बार लगाया गया? तो याद रखिएगा आंतरिक अशांति के आधार पे 1 बार। आंतरिक अशांति के आधार पर 1 बार लगाया गया 1975 में। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ये अगर पूछ दिया तो आप 3 तत्व रट्टू तोता जैसा रट करके मत जाइएगा, वहां पे आप लगा दीजिएगा, ठीक ना। हाँ, सेशन एक बार सारे बच्चे शेयर कर देंगे। देखो अगर सेशन पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है, तो सेशन को एक बार शेयर कर दो। नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, ठीक ना। हाँ, याद रखना। चलें आगे। निम्न में से कौन सा असंगत है, मतलब और के संगत नहीं है? इंदिरा गांधी जी थे। हाँ, याद रखिएगा। आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था और बाद में उसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, क्योंकि आंतरिक अशांति का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो सरकार के द्वारा गलत फायदा उठा लिया गया था। और ना ही मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश उस समय था, तो वो जाकर के जो है गुपचुप तरीके से बिना मंत्रिमंडल को जानकारी दिए और राष्ट्रपति से उद्घोषणा करवा दिए, तब जाकर के फिर 44वां संविधान संशोधन में यह सब प्रावधान किया गया। हाँ, देखिए कितना खिलाड़ी आदमी है। मयंक सिंह बड़ा खबर रख रहा है सब जगह का। क्या बात है? आ? बहुत खबर रख रहा है। ये तीनों राष्ट्रपति, लेकिन ये प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। इसमें सोचने वाली बात क्या है, जल्दी से बताइएगा। सी कौन लगा रहा है भैया? सी कौन लगा रहा है? जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, समझ गए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हाँ, चलिए। कोडवा हैंग कर गया है तो 2 मिनट वेट कीजिएगा जरा, कोई जाएगा नहीं कहीं, आपस में तब तक बतिया लेगा। ज्यादा देर हो गया ना? कितना देर हो गया? कोड हैंग कर गया है, ठीक है। हाँ, चलिए जल्दी से बताइएगा। तब तक आपस में बतिया लीजिए, ठीक है ना। हाँ, हाल चाल ले लीजिए, जरूरी है। हम सोचियो रहे हैं इतना देरी से ही हैंग काहे नहीं हुआ है। देखिए लास्ट में कर दिया। आपस में तब तक बतिया लीजिए। तो बीचवा में जो बतियाता है सब नशे सनवा के है, वो बतिया लो। हाँ, सब बतिया लो आपस में। है कि बीच में जब क्वेश्चन पूछे उस टाइम बतियाते हो तो खोपड़िया हमारा गर्म होता है, समझ गए। चलिए, सेशन को एक बार सारे बच्चे शेयर कर लेंगे, एक बार शेयर कर लेंगे सेशन को सारे बच्चे, ठीक है। हाँ,
चलिए जल्दी से आंसर दे देंगे, क्या हो जाएगा। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। विनियोग विधेयक है, बजट है, भारत की संचित निधि है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। याद रखिएगा बजट शब्द जो है आपका वो नहीं है, बल्कि बजट के बदले में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। वार्षिक वित्तीय विवरण आपका है, ठीक ना। हाँ ठीक ना, बजट के बारे में याद रखिएगा, वर्ष भर का आय व्यय का लेखा जोखा। वर्ष भर का आय व्यय का लेखा जोखा ही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। लेकिन बजट शब्द एग्जैक्ट हमारे जो है वो संविधान में नहीं, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण है। बिल्कुल सही बात भैया। और ये जो आपका है वो आर्टिकल 112 में है, आर्टिकल 112 में है। समझ आ रहा है सबको, बहुत बढ़िया। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िएगा, आंसर लगा दीजिएगा, ठीक ना। हाँ हाँ भैया, अरे वाह गजब गजब गजब, दिल खुश कर दिए गुरु। आज की सेशन में जिस जिस क्वेश्चन के बारे में हम बोले, अब किसका फोन है भैया, भैया। हाँ भैया, दिल खुश कर दिए, गजब। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य क्या है, मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। एक बात बताओ कि क्या राज्यसभा के सदस्य जो है वो मंत्री नहीं बनते हैं, हैं? क्या लोकसभा तक ही सीमित रहेगी। निम्न सदन मतलब लोकसभा। यहां प्रधानमंत्री भी राज्यसभा का सदस्य होता है, बन जाता है भैया। निम्न सदन मतलब लोकसभा, सही बता रहे हैं। इस लेवल का क्वेश्चन अगर आप लोग सही कर ले रहे हैं ना, तो एक लेवल हो गया है आपका, ठीक ना। हाँ, एकदम चिंता मत कीजिएगा, एकदम चिंता मत कीजिएगा। अब एग्जाम में पॉलिटी में बस अब रिवीजन पे फोकस बढ़िया से रखिएगा। हाँ, प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए, हाँ, प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए ध्यान से क्वेश्चन को देखना। प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक ना। हाँ, अब दूसरा पॉइंट ये कहता है कि राज्य अगर देखें हम
तो राज्य में किसमें, राज्य में मुख्यमंत्री सहित, सुनाई दे रहा ना सबको, राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं। पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। 91वां संविधान संशोधन 2000, ठीक ना, इसको याद रखिएगा, ठीक ना, बहुत बढ़िया, एकदम तेजी में आंसर बताएंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हाँ, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित का बात कर रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो। हम एक सेकंड के लिए साइड होते, अब आप देख लीजिए आंसर को, सही से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर हम आंसर तक पहुंचते हैं, ठीक है, जल्दी से। 15% से अधिक सीट नहीं है। हाँ, तो हम फोन करबो हैं, काहे लुकाल लुकाल सब सुने ला बेचैन है, ये बताओ हमको। हम फोन करबो, यही लुकाल रही है, ठीक ना, अब वो डीएम साहब के फोन कैले ही बा, केकरा, डीएम साहब के फोन कैले ही बा, तो फोन उठा लिए, देखे डीएम साहब वही लुकायल हैं, और जब वीडियो एंड हुआ तो डीएम साहब साथे साथे जा रहे हैं भाग करके, हैं, तो चलिए लुकायल रहिएगा जल्दी से। करे कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो। अब अगर यहाँ पे हम उपराष्ट्रपति का बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आप ये देखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति है, हाँ चलिए देखिएगा, तो अब ये कह रहा है कि अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट का बात है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का बात करता है। अगर आप आर्टिकल 63 देखते हैं, आर्टिकल 63 क्या कहता है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक ना। हाँ, तो ये यहां पे कहता है योग्यता में कि भाई 35 वर्ष की आयु हो, मिनिमम एज कितना हो, 35 वर्ष, मैक्सिमम एक पैर कबर में हो, कोई दिक्कत ना है, 35 वर्ष आयु हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता, राज्यसभा का सदस्य, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। योग्यता राष्ट्रपति के लिए क्या है, राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का बात करता है, राष्ट्रपति के लिए कहता है कि मिनिमम 35 साल एज होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होगा, और क्या होना चाहिए, तो वो जो है आपका लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना हो, क्या हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता। तो पहला पॉइंट, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। दूसरा कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपरोक्त वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है, का उत्तर आया भैया, हाँ एक बार जरा आंसर दे दीजिए सभी लोग। हाँ, मिनिमम 35, मुखिया प्रधान बनने के लिए 21 साल, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको अगर लोकसभा विधानसभा का सदस्य है तो क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा आपका 25 साल, विधान परिषद राज्यसभा का सदस्य 30 साल, क्या हो जाएगा। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो, उपराष्ट्रपति के बारे में पहला स्टेटमेंट कह दिया। दूसरा कह रहा है उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो क्या हो जाएगा भैया। अब यहां पे उपराष्ट्रपति के बारे में ही बता रहा है कि एक उपराष्ट्रपति वही होगा जो राज्यसभा का सदस्य होगा, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
ध्यान से क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन वाला जितना भी है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन वाला जितना भी क्वेश्चन आता है वो सारा का सारा एक दिन हम क्लियर आपका कर देंगे, ठीक है ना, सारा का सारा क्लियर कर देंगे, परेशान कोई बच्चा नहीं होगा। हाँ, समझ गए बात को। हाँ, निधि वरुण, ये तो आयोग भी नहीं काट सकता, तो थोड़ी देर पहले काहे नहीं बोल रहे थे? हैं? जल्दी से एक बार बताएंगे। कह रहा है संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अब एक बात बताइए, अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल 53 क्या कहता है, आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति में निहित। बावन कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कहता है बावन। हाँ, अब अगला कहता है राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। हैं? राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा नहीं है, राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा है। समझ गए, राष्ट्रपति अनलिमिटेड पावर इनको नहीं है। अब राष्ट्रपति की अगर पावर के बारे में बात करें, न्यायिक शक्ति है इनको, क्या है? न्यायिक शक्ति है। अब न्यायिक शक्ति ही अगर देखें आप, तो ये क्या कर सकते हैं? ये किसी को मृत्यु दंड मिला है तो क्षमा कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, सजा की मात्रा में कमी कर सकते हैं। लेकिन जब ये मामला ये देखे न्यायिक शक्ति, तो ये भी न्यायपालिका के पास जा सकता है कि राष्ट्रपति किसी पूर्वाग्रह में आकर के, किसी पक्षपात में आकर के तो ऐसा नहीं किए हैं। समझ गए? हाँ, जल्दी बताएंगे। सर, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। 53, हाँ 53 यही कहता है। तो यहां पे आपका ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। अब जैसे हम बात करें आपका राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस पावर की, ऑर्डिनेंस की बात करें, ऑर्डिनेंस क्या कहता है भैया? ऑर्डिनेंस का अर्थ होता है अध्यादेश। जब संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो, अति आवश्यक मुद्दा हो, राष्ट्रपति उस पर कानून ला सकते हैं, अल्पावधि का कानून होगा, ठीक ना। अब संसद के द्वारा जब अनुमोदित किया जाएगा सदनों के द्वारा, तभी ये परमानेंट बनेगा, नहीं तो समाप्त हो जाएगा। लिमिट है। ये सही और गलत? भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है। 1 2 3 कौन लगा रहा है? हाँ, 1 2 3 आर्टिकल है। हाँ, आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस का बात करता है, अध्यादेश का बात करता है। 213 गवर्नर के अध्यादेश की बात करता है, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की बात करता है। सर जी कितना क्वेश्चन है, हो गया 2 1 घंटा में छटपटाने लगे आए। कितना टाइम हो रहा है? 13:09, 1:09। 2 क्वेश्चन और करवाएंगे, जल्दी से बताएंगे एक बार। अरे भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। अब एक बात बताइए हमको, इसको काहे लपेटेंगे बीच में हम? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति होती है। गलत स्टेटमेंट हो गया। लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा का सदस्य भी है जो व्यक्ति, तो वो भी आपका सदस्य बन सकता है। अगर राज्य में जाते हैं तो जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर का चयन करना है। एक गलत है, 2 सही है। ये सत्य है, नहीं ए रॉन्ग है, ये गलत है, आर सही है। ठीक है। हाँ, जल्दी से। ए गलत है, बी सही है।
तो ए गलत है, हाँ बी सही है, बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है, याद रखिएगा। जब लोकसभा का चुनाव होगा, उस लोकसभा के बाद जो नवनिर्वाचित सदस्य आएंगे, इनसे जो आपकी नवनिर्वाचित सदस्यों को संबोधित करेंगे, नवनिर्वाचित सदस्यों को संबोधित करेंगे। और जो प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र होगा, वहां पे संसद को क्या करेंगे? सदस्यों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके करें, ठीक है ना। रिमी कुमारी, ये संयुक्त बैठक नहीं, ये संयुक्त बैठक बोल रहा है। आप जो बोल रही हैं आर्टिकल 108, वो संयुक्त अधिवेशन होता है। जब दोनों सदनों में किसी विधेयक यानी साधारण विधेयक को लेकर के गतिरोध हो जाए, तो वहां पे संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 108 के तहत, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लेकिन आहूत कौन करता है? आहूत राष्ट्रपति करते हैं। प्रक्रिया लोकसभा की होती है। तो यहां पे सही उत्तर चुनना है, ठीक है। दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है भैया। क्लियर सबका? चलिए अब देखिए, ये एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, ठीक ना। हाँ, सेशन एक बार सारे बच्चे शेयर कर देंगे। और देखो, जिनको भी पॉलिटी बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना है, और कॉम्पिटेटिव पॉलिटी में आपको ज्यादा समस्या हो रहा है, तो आप आचार्य बैच में अपने आप को इनरोल कीजिए। उसके बाद हम ये चैलेंज देते हैं कि किसी भी तरह का एक सिंगल समस्या आपको कॉम्पिटेटिव पॉलिटी में नहीं होगा। आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे कॉम्पिटेटिव पॉलिटी के, एक बार बस आप पढ़ लेंगे तो। समझ गए? हाँ। अब कह रहा है लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 साल। अब एक बार आयु वाला पूरा कॉन्सेप्ट यहां क्लियर कर देते हैं। अगर आपसे पूछे कि वोट देने की आयु, मतदान की आयु कितनी है, तो आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो मतदान कर सकते हैं। पहले ये 21 वर्ष था, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत इसको 21 से घटा करके 18 कर दिया गया। मतदान की आयु 18 है। मुखिया प्रधान कोई कितना में बनेगा भैया? मुखिया प्रधान अगर किसी को बनना है, कितना आयु चाहिए? मुखिया प्रधान किसी को बनना है 21 वर्ष चाहिए। क्या चाहिए? 21 वर्ष चाहिए। अगर किसी को ग्राम सभा का सदस्य बनना है, ग्राम सभा सदस्य बनना है, तो ग्राम सभा सदस्य बनने के लिए कितना चाहिए? 18 वर्ष आयु चाहिए। अगर किसी को बनना है लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य बनना है, या किसी को विधानसभा का सदस्य बनना है, तो इन दोनों के लिए कितना चाहिए? इन दोनों के लिए 25 चाहिए। राज्यसभा का अगर पूछे आपसे, राज्यसभा का बात पूछे या विधान परिषद का बात पूछे, तो राज्यसभा विधान परिषद के लिए कितना चाहिए? इसके लिए चाहिए 30 साल। कितना चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल मिनिमम 35 साल चाहिए। याद रखिएगा। अब कितना बच्चा ये कंफ्यूज होता है कि गुरुजी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय पढ़ाते हैं, उसमें न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु की बात, न्यूनतम आयु नहीं, एक्सपीरियंस का बात उसमें किया गया, योग्यता में, ठीक है ना। आयु की बात नहीं की गई। रिटायरमेंट का एज बताया गया है उनका, जबकि इनका रिटायरमेंट का एज नहीं बताया गया। एक पैर कबर में होगा, फिर भी नेताजी चुनाव लड़ेंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये क्लियर। चलिए, आज का सेशन भैया इतना ही। उम्मीद है सबको पसंद आया होगा, और ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा। और सेशन के एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में सेशन कैसा लगा है। कल आपका 2 मैराथन, एक जनरल पेपर के लिए जो कि आपका एलटी ग्रेड और बीपीएससी दोनों के लिए, जीएस का एक सेक्शन लाएंगे हम सुबह, और एक आपका बिहार जीके का सेशन चलेगा कल शाम में, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे सेशन कैसा लगा है, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और अपना अपना स्कोर सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। आज पहली बार हम बोले हैं, अपना अपना स्कोर सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बता देंगे।